बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उन फीमेल्स के लिए एज अ आंसर की है जिन्होंने कल यानी 1 जून 2022 को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का KVPSC का एबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो दिया है उनके लिए एज अ आंसर की है। कल के टेस्ट में 45 MCQs थे, ठीक है, और उन 45 में से 38 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इनके साथ अपने आंसर्स मैच करके आप अपने मार्क्स की एक एस्टीमेट लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो इन फ्यूचर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का या लेक्चरशिप का टेस्ट जो है वो देने का इरादा रखते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, ये जो टेस्ट है इसमें जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन आपके टेस्ट के ही हैं, लेकिन इनकी नंबरिंग शायद चेंज हो, ठीक है। यानी यहाँ पे लेट सपोज जो फर्स्ट पे मेरे साथ आ रहा है वो आपके टेस्ट में हो सकता है कि नंबर 8 पे हो या नंबर 9 पे हो या किसी भी नंबर पे वो हो सकता है, लेकिन नंबर जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है कि ये वही MCQs है जो आपके टेस्ट में आए थे। फर्स्ट आपके पास क्या था कि स्टेटिस्टिकल रिजल्ट्स आर, यानी आपके पास जो स्टेटिस्टिकल रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो हमें पता है कि वो आपके पास ऑन द एवरेज ट्रू होते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर उसका क्या था, ट्रू ऑन एवरेज। सेकेंड आपके पास क्या है कि अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक कंसर्न विद समराइजेशन मेथड्स एंड कलेक्शन इज कॉल्ड, एंड और वो हमें पता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है वो डील करता है मेथड्स के साथ, कलेक्शंस के साथ, समराइजेशन के साथ, एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस और इक्वल टू एक्स, लेस और इक्वल टू बी। ये आपके पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो वो हमें पता है आपके पास क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है f ऑफ b माइनस f ऑफ a। एंड देन आपके पास एक क्वेश्चन था, अ क्रिकेट टीम कैप्टन विन्स द टॉस फॉर 3 कंसेक्यूटिव मैचेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन द 4th मैच। और विन की प्रोबेबिलिटी यानी 4th पे वो क्या विन करेगा, तो विन की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है, 2 पॉसिबल आउटकम्स है, या तो वो विन करेगा या नहीं करेगा। सो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ, यानी आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आता है, 1/2। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन था कि इन ओगिव कर्व इज आल्सो कॉल्ड, तो ओगिव कर्व हमें पता है कि ओगिव कर्व जो है वो आपके पास यूज होता है फॉर फ्रीक्वेंसी का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उससे उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम यहाँ पे बताना था, और वो आपके पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। ओगिव कर्व का दूसरा नाम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन था कि अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ सैंपल इज नोन एज, वो कंप्लीट प्रोसेस जिसमें हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सैंपल डिजाइन, ठीक है, सैंपल डिजाइन उसे कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, सैंपल डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर इज कॉल्ड, वो हमें पता है कि जब आपके पास स्टैटिस्टिक और पैरामीटर के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो सैम्पलिंग एरर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, यानी जो सैम्पलिंग यूनिट होते हैं उनका जो कंप्लीट लिस्ट जो होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट को हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम। ये आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में ये तमाम MCQs हम कर चुके हैं, ठीक है ना। यानी जब हम वो चैप्टर पढ़ रहे थे तो उनमें हमने ये सारी बातें पढ़ी है, तो हमें पता है कि सैम्पलिंग का जो कंप्लीट लिस्ट होता है सैम्पलिंग यूनिट्स का उसे हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, आपके पास क्या है, तो जो फर्स्ट और फोर मेथड है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर वो आपके पास होता है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, टू डिलिनेट द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन
तो इंडेक्स नंबर को अगर आप देखें, इंडेक्स नंबर में आपके पास क्या होता है, चाहे वो प्राइस इंडेक्स नंबर हो या कंज्यूमर इंडेक्स नंबर हो, चाहे वो इंडेक्स नंबर की कोई भी टाइप हो, आप अगर उनके फार्मूले को देखें तो उनके साथ मल्टीप्लाई 100 होता है, मल्टीप्लाई 100 और एक रेशो होती है एंड देन मल्टीप्लाई 100। तो जब भी रेशो को हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो जाती है। तो यानी एक इंडेक्स नंबर जो है वो हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उनको एक्सप्रेस करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका परसेंटेज है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट एग्जामिन द एवरेज परसेंटेज इन कोस्ट लिविंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। ये कोस्ट लिविंग जो है हमें पता है कंज्यूमर इंडेक्स का दूसरा नाम भी कोस्ट लिविंग है। सो कोस्ट लिविंग को मेजर करने के लिए हम कंज्यूमर इंडेक्स ही यूज करते हैं, दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज कंज्यूमर इंडेक्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज which is attached to long term fluctuation, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। तो हमें पता है टाइम सीरीज के 4 टाइप्स है, ठीक है, और उन 4 में जो फर्स्ट टाइप है यानी सिक्युलर आपके पास जो है, तो ये सिर्फ ये ही आपके पास लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन के लिए है, यानी यहाँ पे ही सिर्फ आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो। सीजनल हो गया या इरेगुलर टाइम सीरीज आपके पास हो गया, ये तमाम जो है तो ये आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन बी है। एंड देन आपके पास एक इक्वेशन गिवन थी, उसमें था कि y इक्वल्स टू 2 + 10x। वहाँ पे उस इक्वेशन में हमसे पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन का इंटरसेप्ट क्या है। तो हमें ये पता है कि जो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये आपका इंटरसेप्ट होता है, जो x के साथ वैल्यू होती है वो आपका स्लोप होता है, ठीक है। ये एक रिग्रेशन लाइन है, इसमें इंटरसेप्ट आपका क्या है, 2 है, स्लोप आपका 10 है। सो इंटरसेप्ट का ये लोग पूछ रहे हैं, तो इंटरसेप्ट इसका 2 है, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हुआ, 2 हो गया। एंड देन एक क्वेश्चन था जिसमें वेरिएंस ऑफ 5x + 10 का पूछा गया कि ये इक्वल होता है किस चीज़ के। तो हमें जो वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ है अगर वो यहाँ पे हम अप्लाई करें तो ये आपके पास क्या बनेगा कि वेरिएंस ऑफ 5x + 10, तो 5 जो है वो स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, 5 यानी 25 वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ 10, और वेरिएंस ऑफ 10 आपके पास 0 हो जाएगा बिकॉज वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। सो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है वो 25 इंटू वेरिएंस ऑफ x है, ठीक है, 25 वेरिएंस ऑफ x, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। एंड देन आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अच्छा, ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस गिवन थे और इनमें से वो कह रहे हैं कि इनमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा है। मीन जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है, मेजर ऑफ लोकेशन है या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप कह लें। मीडियन भी आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी है, मोड भी आपके पास जो है तो मेजर ऑफ लोकेशन है। जो रेंज है, रेंज आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। एंड देन आपसे मेजर ऑफ डिस्पर्जन में के बारे में पूछा जा रहा है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैन नॉट बी, हमें पता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता, मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है कि कैन नॉट बी नेगेटिव। इफ एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ बस इज 20 ईयर, if the age of conductor is included the average increased by 1 year। the age of conductor is, कंडक्टर की एज पूछ रहे हैं। इसको आपने कैसे करना है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आपको एज जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो गिवन है, कितने हैं, 50 स्टूडेंट है, यानी n की तादाद कितनी हो गई, 50 हो गई। फिर वो कह रहे हैं कि उनका मीन जो है, एवरेज एज जो उनकी है यानी वो है आपके पास 20, ठीक है, 20 ईयर्स है। सो यहाँ से पहले आप जो है तो उनकी सम ऑफ एज निकाल सकते हैं, यानी वो जो 50 स्टूडेंट्स है उन तमाम स्टूडेंट्स के एज को सम किया जाए तो वो कितना आता है, तो वो आपके पास यहाँ से आ सकता है इजीली। कैसे कि x बार आपके पास, आपको पता है क्या होता है, समेशन x डिवाइडेड बाय n। सो समेशन x डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 20। n की वैल्यू आपको गिवन है वो क्या है, 50 है। सो अगर आप देखें समेशन x
x n को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास 20 के साथ, ये देखें यहाँ पे भी अगर मैं n को मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे भी मैं n को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये n इस साइड से कैंसिल होके 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। n की वैल्यू आपके पास क्या है 50 है, सो 20 मल्टीप्लाई 50 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप 20 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो आपके पास आता है 1000। ठीक है, 1000 यहाँ से आता है, यानी उन तमाम स्टूडेंट के एज को जब सम किया जाए तो वो आते हैं 1000। अब वो कह रहे हैं कि अगर इसमें जो कंडक्टर है उसकी एज भी अगर ऐड की जाए, यानी समेशन एक्स आपके पास जो स्टूडेंट्स है उनका सम, उनके एज का सम, उस एज में लेट्स सपोज कंडक्टर की एज को मैं y से रिप्रेजेंट करती हूँ, वो भी ऐड की जाए तो ये क्या होगा समेशन एक्स, यानी उन तमाम स्टूडेंट के एज का सम एंड देन कंडक्टर की एज का जो है कंडक्टर का जो एज है वो भी उनमें ऐड हो गया, तो n भी आपके पास इंक्रीज हो गया, तो n+1। पहले वो समेशन एक्स कितने n है, वो n है, ठीक है, और y भी इंक्लूड हुआ तो y का 1 इसमें इंक्लूड हो गया। वो एज कह रहे हैं कि वो इंक्रीज हो जाता है बाय 1 ईयर, जो एवरेज गिवन है ना ये वाला, वो बाय उसमें 1 साल का इंक्रीमेंट आ जाता है। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे आएगी कि समेशन x आपको पता है क्या है 1000 है, n+1 यानी 50 में आप 1 प्लस करें तो आपके पास आएगा 51। तो यहाँ पे ये तमाम वैल्यूज़ पुट करते हैं 21। ठीक है, अब करना क्या है कि 51 को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास और एंड देन उसमें से 1000 सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी 1000 को भी इधर शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पे 1000 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस करेंगे और 51 को शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो y का आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपके पास आता है 71। सो y आपके पास क्या है, y आपके पास बेसिकली हमने एक जनरल नोटेशन यूज़ की थी किस चीज़ के लिए, कंडक्टर की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जो कंडक्टर का एज है वो आपके पास आ गया 71। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो देखें ऑप्शन सी में आपके पास 71 गिवन है। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एंड देन आपके पास एक क्वेश्चन में है कि इफ़ एनी वन ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 0 देन इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड मीन, मोड, वेरिएंस, हार्मोनिक मीन। हमें पता है कि अगर मीन यानी x की वैल्यू जो है वो 0, उनमें से कोई एक भी 0 हो जाए तो मीन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पर कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा, ना ही मोड पे कोई इफेक्ट पड़ता है ना ही वेरिएंस पे कोई इफेक्ट पड़ता है। अगर इफेक्ट पड़ता है तो वो हार्मोनिक मीन पे पड़ता है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, हार्मोनिक मीन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि इफ़ a एंड b आर इंडिपेंडेंट, a और b जब इंडिपेंडेंट हो जाए तो हमें पता है कि ये जो टर्म है ये आपके पास इक्वल हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल हो जाता है। ये कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आता है, तो यहाँ पे आप देखें हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का जो फार्मूला है ना वो अगर आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास क्या होता है। ठीक है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट में आपके पास फिर ये जो है तो इक्वल हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और आपको पता है डिनोमिनेटर में भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ, और आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रह गया। सो जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नेक्स्ट आपके पास है कि इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इन डिफिनीशन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की वो कौन सी डिफिनीशन है जिसमें हम इवेंट्स को इक्वली लाइकली मस्ट हम कहते हैं कि वो इक्वली लाइकली हो, तो वो आपके पास क्लासिकल डिफिनीशन में ही आपके पास वो इक्वली लाइकली की एजम्पशन है। ठीक है, सो अब करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, क्लासिकल डिफिनीशन। नेक्स्ट आपके पास है कि इवेंट हैविंग इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड। हमें पता है कि उन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं, यानी अगर उनके चांसेस अकरेंस के चांसेस जो है वो सेम है तो वो इक्वली लाइकली कहलाते हैं। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखें यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात की जा रही है कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो,
ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि ए और बी एक ही वक्त में एक साथ अकर नहीं कर सकते, तो इट मीन्स दैट कि उनमें कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं है। तो जब उनमें कोई कॉमन पॉइंट ही ना हुआ तो उनका इंटरसेक्शन क्या हुआ, ज़ीरो हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इसका आपके पास क्या है, ज़ीरो है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि इफ़ अ डाई इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, डाई को जब रोल किया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगी, हमें पता है। यहाँ पे अब देखें, जब हम डाई रोल करते हैं तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर्स की वो लोग बात कर रहे हैं, तो इवन नंबर्स आप देखें यहाँ पे इवन नंबर्स आपके पास कितने हैं, एक 2 है, एक 4 है एंड 6 है। ठीक है। तो इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हुई, 3/6। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इस सैंपल स्पेस के, 6 है, जिनमें हमें इवन नंबर के बारे में कहा गया है। सो 3/6 और 3/6 को यानी करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, 3/6 है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर n एंड p। तो वेरिएंस क्या होता है, np क्यों होता है, वेरिएंस की बात की जा रही है। सो वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल इज npq। नेक्स्ट में आपके पास है कि एरिया अंडर द कर्व विद इन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन इज, देखें एरिया अंडर द कर्व विद इन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन 99.73 होता है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका ये है 99.73। एंड देन आपके पास स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएट की बात कर रहे हैं कि इफ स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएट हैव, यानी स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएट का मीन और वेरिएंस क्या होता है। तो हमें पता है कि जिस वेरिएबल का मीन 0 और वेरिएंस 1 हो उसे हम स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएट कहते हैं। सो इसका आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि इफ बोथ वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट द कोरिलेशन इज, अच्छा अगर दोनों वेरिएबल आपके पास इंडिपेंडेंट हो तो आपके पास कोरिलेशन क्या होगा, तो कोरिलेशन 0 होगा। 1 तो आपके पास परफेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव, और ये परफेक्ट नेगेटिव है। सो 0 में ही आपके पास वो दोनों नेगेटिव इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है। नेक्स्ट आपके पास है कि इफ बोथ द वेरिएबल आर इन डिक्रीजिंग इन देयर वैल्यू देन द कोरिलेशन इज, अगर आपके पास दोनों जो है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में है, दोनों की वैल्यूज डिक्रीजिंग, यानी एक्स और वाई दोनों जो है वो डिक्रीजिंग है, उनकी वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं, तो कोरिलेशन आपके पास क्या होगा, कोरिलेशन आपके पास क्लोज टू 1 होता है, -1 होता है। ठीक है। सो -1 आपका करेक्ट ऑप्शन है। उनका जो रिलेशनशिप होता है ना, जब आपके पास दोनों वेरिएबल अपने उनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में हो, तो उनका जो कोरिलेशन यानी उनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट आपके पास है कि द साइन ऑफ स्लोप एंड कोरिलेशन आर, अच्छा जो स्लोप और कोरिलेशन होते हैं रिग्रेशन में, स्लोप जो होता है रिग्रेशन लाइन में, अगर आप उसका फार्मूला देखें और कोरिलेशन का फार्मूला देखें तो दोनों का जो न्यूमरेटर है वो सेम है और दोनों के साइन डिपेंड भी न्यूमरेटर पे करते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर में तो वेरिएंसेस है और वेरिएंसेस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। सो जो इनके जो न्यूमरेटर है वो चूंकि सेम है, यही वजह है कि इन दोनों के साइन भी आपस में सेम ही होते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज, तो वो आपके पास स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टैंडर्ड एरर। नेक्स्ट आपके पास है कि सम ऑफ रेजिड्यूल एंड रिग्रेशन लाइन इज, वो हमें पता है कि रेजिड्यूल आपके पास बेसिकली रेजिड्यूल क्या होते हैं, वाई जो ऑब्जर्व्ड रिग्रेशन लाइन है वाई माइनस वाई है। ठीक है ना, तो उनका सम जो है वो आपके पास 0 ही होता है, यानी ऑब्जर्वेशन से जब आप उनका मीन माइनस कर रहे होते हैं एंड देन आप उनको सम करें तो 0 ही आता है। सो सम ऑफ रेजिड्यूल आर 0। नेक्स्ट आपके पास है कि द ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, तो ये आपके पास ओगेव कर्व है। ठीक है। इफ मीन मीडियन एंड मोड आर कोइंसाइड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज,
तो जब मीन मीडियन मोड सेम होते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ही आपके पास मीन मीडियन मोड सेम होते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिया गया है कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हैविंग मीन 15 एंड वेरिएंस 8 देन इट्स मीडियन इज नॉर्मल। आपको पता है नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल आपके पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब नॉर्मल सिमेट्रिक हो गया और उसका मीन 15 है तो उसका मीडियन भी क्या होना चाहिए, 15 ही होगा, बिकॉज नॉर्मल सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक में मीन मीडियन मोड आपके सेम होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, 15 है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आर आल्सो कॉल्ड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम जो है तो डिसजॉइंट इवेंट्स कहते हैं। सो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिफरेंट होता है, इंडिपेंडेंट हम वो इवेंट्स होते हैं जो एक के अक्कर होने से दूसरे पे इफेक्ट ना हो, यानी इक्वली लाइकली उनकी प्रोबेबिलिटी हो, चाहे आप फर्स्ट को सिलेक्ट करें या दूसरे को। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपके पास क्या होता है कि उनमें कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होते हैं उन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। सो वो आपके डिसजॉइंट कहलाते हैं। सो नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, एंड देन आपके पास है एनी सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज, तो हमें पता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका सेट जो होता है वो सैम्पल स्पेस कहलाता है। सो सैम्पल स्पेस ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है रिजेक्शन ऑफ ट्रू एच नॉट, ये आपके पास एच नॉट है। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ ट्रू एच नॉट इज, यानी आप ट्रू एच नॉट को रिजेक्ट करें उसे क्या कहा जाता है, तो रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू इज टाइप 1 एरर। सो ये टाइप 1 एरर हो गया। नेक्स्ट है वी यूज टी when sample size is small and population variance is population variance, जब t में आपके पास sample size small हो और population variance unknown हो तो हम t यूज़ करते हैं। ठीक है, ये t की assumptions है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है। तो ये स्टूडेंट्स वो 38 MCQs थे जो आपके टेस्ट 1 जून 2022 को आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के टेस्ट में आए थे। आप इन आंसर्स के साथ अपने आंसर्स मैच करके अपने मार्क्स का एस्टीमेट लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो इन फ्यूचर ये टेस्ट देंगे या इसके अलावा लेक्चरशिप का टेस्ट देने का उनका इरादा है, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इन MCQs से उन्हें काफ़ी जो है तो हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।